हेलो बच्चों। आज हम आपको प्रबंधकीय अर्थशास्त्र अर्थात मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ बताएंगे। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र मूलतः अर्थशास्त्र का ही एक भाग है, अर्थात वृहद रूप से अर्थशास्त्र का जो अध्ययन किया जाता है उसके अंतर्गत जो विभिन्न विभिन्न भाग होते हैं उनमें से एक भाग हमारा प्रबंधकीय अर्थशास्त्र है, जो मूलतः किसी भी फर्म की समस्याओं से अध्ययन करता है और उस फर्म के संबंधित जो भी लाभ हानि के निर्णय होते हैं, जो भी उत्पादन के निर्णय होते हैं, जो भी प्रोडक्शन के बारे में सोचा जाता है, या हम ये कहें कि फर्म से संबंधित विभिन्न विभागों का अध्ययन प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अगर जो बच्चे, सभी बच्चों के पास बीकॉम में कॉमर्स रही होगी, बीकॉम किया होगा, पार्ट 1 में आपने एक पेपर पढ़ा था बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स और प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में बेसिकली बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस अंतर है तो थोड़ा बहुत तुलनात्मक अध्ययन इसके स्तर का है। जैसे कि वहाँ अगर हम ये कहें कि थोड़ा सा स्तर कम था, यहाँ एमकॉम में उसका स्तर थोड़ा सा अधिक है। सिलेबस ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत को छोड़कर वही है। अब जहाँ तक स्तर के अंतर की बात है, भाई वो तो अपेक्षित भी है, क्योंकि बीकॉम में जो सिलेबस हम लोगों को पढ़ने के लिए मिल रहा है वही सिलेबस और वही स्तर हम लोगों से एमकॉम में अपेक्षित तो नहीं है। एमकॉम में तो हम लोगों से डेफिनेटली वी आर एक्सपेक्टेड टू गिव ए लार्जर व्यू, ए लार्जर पर्सपेक्टिव एंड ए बेटर एंड क्लियर आइडिया ऑफ द सब्जेक्ट। तो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के बारे में मूलतः किसी भी फर्म की समस्याओं के अध्ययन से के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं वो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के बारे में यदि हम इसकी विशेषताएं या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत शॉर्ट में डिस्कस करें तो कुछ पॉइंट्स के अंतर्गत वी कैन डिस्कस इट इन शॉर्ट। जैसे नंबर 1, अर्थशास्त्र के दो भाग हम जानते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक सूक्ष्म अर्थशास्त्र, एक वृहद अर्थशास्त्र। तो मूलतः प्रबंधकीय अर्थशास्त्र सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय प्रकृति का है, अर्थात इट इज बेसिकली ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक नेचर। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है क्योंकि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में हम एक फर्म की समस्याओं का अध्ययन करते हैं, इसलिए ये सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय प्रकृति का है। नंबर 2, मैक्रो इकोनॉमिक व्यष्टि अर्थशास्त्र। सामान्यतः जैसे मैंने पिछली बार डिस्कस किया आपसे कि ये मूलतः माइक्रो इकोनॉमिक नेचर का है, परंतु मैक्रो इकोनॉमिक में हम क्योंकि एक समाज की, एक राष्ट्र की सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं और हमारी फर्म भी इसी समाज, इसी राष्ट्र का एक भाग है, इसलिए हम उस चीज़ को समाज से अछूता नहीं कर सकते। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स भी डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली हमारी फर्म से संबंधित निर्णयों को प्रभावित करती है। नंबर 3, हमारा इसकी जो प्रकृति होती है वो निर्देशात्मक प्रकृति होती है, डायरेक्टिव नेचर। डायरेक्टिव नेचर का मतलब क्या है कि हमें अपनी संस्था में अपने कर्मचारियों को डायरेक्शन देनी है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, कि क्या बेसिकली उन्हें करना है और क्या बेसिकली उन्हें नहीं करना। जो चीज़ फर्म के लिए अच्छी होगी, जिससे फर्म की उत्पादकता
अधिक होगी, जिससे फर्म की लाभदायक क्षमता बढ़ेगी। फर्म के अधिकारियों द्वारा उस पर निर्णय लेकर अपने कर्मचारियों को उन कार्यों को करने के लिए निर्देशित किया जाता है। तो दिस इज बेसिकली ऑफ डायरेक्टिव नेचर, निर्देशात्मक प्रकृति। अगला पॉइंट है हमारा फर्म के सिद्धांत से संबंधित। जैसे कि मैं लगातार आपको बताता आ रहा हूं कि इट इज बेसिकली रिलेटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ ए फर्म, अर्थात एक फर्म के अंतर्गत क्या क्या कार्य करने हैं वो हम प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, जो बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे, परंतु फिलहाल आप समझ लीजिए कि परंपरागत अर्थशास्त्र और व्यवसाय प्रबंध के बीच में एक सेतु का कार्य प्रबंधकीय अर्थशास्त्र करता है। सेतु मतलब ब्रिज। बेसिकली these two things are kept apart. They have no connection in between. परंतु प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के द्वारा एक ब्रिज के रूप में इन दोनों चीजों को जोड़ा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा प्रबंधकीय स्तर पर निर्णय। जो भी निर्णय प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में लिए जाते हैं, जैसे कि मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका, वो हम प्रबंधकीय स्तर पर ही लेते हैं और प्रबंधकीय स्तर पर उन निर्णयों को लिए जाने के उपरांत उन निर्णयों को संस्था में लागू किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आदर्श भूमिका। बेसिकली वी कैन डिस्कस कि क्या है और क्या होना चाहिए, व्हाट इज एंड व्हाट ऑट टू बी। तो देयर इज ए क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन व्हाट इज देयर एंड व्हाट शुड बी देयर। कि वास्तविक स्थिति क्या है और वास्तविक स्थिति क्या होनी चाहिए। तो हमें क्या है का अध्ययन नहीं करना, हमें क्या होना चाहिए का अध्ययन करना है। और इस क्या होना चाहिए के अध्ययन के अंतर्गत हमें अपनी संस्था से संबंधित तमाम उन कार्यों का अध्ययन करना है जो कार्य हमारी संस्था को ऊंचे से ऊंचे शिखर तक पहुंचाने में लाभदायक साबित होंगे। उन पर निर्णय लेकर अपने कर्मचारियों को उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित करना है, डायरेक्शन देनी है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि बेसिकली प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है। व्हाट इज द नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र अपने आप में विज्ञान है अथवा कला, वेदर इट इज साइंस और आर्ट। बिफोर डिस्कसिंग दीज थिंग्स वी मस्ट हैव ए क्लियर आइडिया कि व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज आर्ट। सबसे पहले हम यदि विज्ञान के रूप में पढ़ें, सामान्य अर्थों में किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान की संज्ञा दी जाती है। इसके अंतर्गत विभिन्न नियमों का प्रतिपादन और उसकी सत्यता की जांच की जाती है तथा भविष्यवाणी भी की जा सकती है। इसका कारण ही इसके नियमों और सिद्धांतों का होना है। अब विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक विज्ञान और एक आदर्श विज्ञान, रियल साइंस एंड आइडियल साइंस। जहां तक रियल साइंस का ताल्लुक है, रियल साइंस का मतलब जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री इत्यादि के बारे में यदि हम कोई पोजीशन निकालते हैं, यदि हम कोई सिद्धांत तय करते हैं, तो वो हमारा वास्तविक विज्ञान के अंतर्गत होता है। और दूसरा मैंने बताया था आपको आदर्श विज्ञान,
आदर्श विज्ञान का मतलब कि किसी कार्य को जो उसकी आदर्श स्थिति है कि आदर्श रूप में वो स्थिति क्या होनी चाहिए, वो हमारा आदर्श विज्ञान होता है। तो यदि हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के बारे में विज्ञान के रूप में निर्णय हमें लेना है, तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या प्रबंधकीय अर्थशास्त्र हमारे वास्तविक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात अगली चीज हम देखते हैं कि वास्तव में विज्ञान के रूप में तो हमने अध्ययन कर लिया, परंतु विज्ञान के उपरांत हम जो है कला के बारे में अपना अध्ययन करेंगे कि कला क्या है। कला का मतलब किसी भी कार्य को सिस्टमैटिक तरीके से करने का जो हमारा तरीका होता है वो कला होती है। कोई भी कार्य व्यवस्थित रूप से सुव्यवस्थित तरीके से जब हम करते हैं तो उसको हम कला के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में भी हम किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित रूप से करने का प्रयास करते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र कला भी है। अर्थात अभी तक के अपने किए गए डिस्कशन से हम ये कह सकते हैं कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र विज्ञान भी है और कला भी है। जहाँ तक विज्ञान के एक विशिष्ट पहलू का ताल्लुक है, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र हमारा आदर्श विज्ञान अथवा आइडियल साइंस एज वेल एज आर्ट दोनों की श्रेणी में आता है। इसके उपरांत अगली चीज हम देखते हैं प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का क्षेत्र। व्हाट इज द स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। पहला पॉइंट कई बार मैं पहले भी रिपीट कर चुका आपसे, फर्म का सिद्धांत। बेसिकली एक फर्म से संबंधित विभिन्न निर्णय मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत या प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत लिए जाते हैं। नंबर 2, मांग का विश्लेषण और मांग का पूर्वानुमान। देखिए, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में बेसिकली हमें डिसीजन मेकिंग का कार्य करना है और एक मैनेजरियल एक्शन लेना है। किसी भी संस्था में हम उत्पादन करते हैं, यदि हमारे सामने इस चीज़ का सही आकलन हम नहीं कर सकते कि वास्तव में हमें कितना उत्पादन करना है, कितना उत्पादन हम कब करेंगे, जबकि उस वस्तु की हमारी बाजार में कितनी मांग है। जब तक हम लोग ये चीज़ तय नहीं कर सकते तब तक हम कोई भी व्यवसाय ठीक प्रकार से नहीं चला सकते। अर्थात हमें विभिन्न चीज़ों का विश्लेषण करते हुए इस बात का पूर्वानुमान करना है कि वास्तव में हमारे द्वारा किए गए उत्पादन की बाजार में कितनी मांग है। लगभग 5-10% ऊपर नीचे उतना ही उत्पादन हमारे द्वारा किया जाना सुनिश्चित होगा। इसका कारण क्या है कि यदि हम वास्तव में मांग से अधिक उत्पादन कर लेंगे तो हमारा स्टॉक फालतू पड़ा रहेगा, जो बिजनेस को एक हानि है। और यदि हम मांग से कम उत्पादन करेंगे तो समय पर वस्तुओं का ऑर्डर मिलने पर हम उसकी सप्लाई नहीं कर सकते, जो भी बिजनेस में एक हानि के रूप में हमारे सामने आता है। अतः हमें एक अनुकूलतम मांग का आकलन करना है और उस मांग के आकलन के उपरांत उतनी ही लगभग वस्तुओं का उत्पादन करना है। अगला पॉइंट है हमारा उत्पादन और उत्पादन विश्लेषण। जैसे कि अभी अभी मैंने मांग के अंतर्गत आपको बताया था कि जितनी हमारी मांग होती है उतना ही लगभग हम उत्पादन करते हैं। तो मांग के विश्लेषण के उपरांत हम उत्पादन पर आते हैं और अपनी अपेक्षित मांग का विभिन्न साधनों के माध्यम से, अपने रॉ मटेरियल के माध्यम से, अपने कर्मचारियों के माध्यम से उस वस्तु का उत्पादन
करते हैं। उससे अगला पॉइंट है हमारा प्रतियोगिता। प्रतियोगिता ही मतलब कंपटीशन। व्हाट इज कंपटीशन? हम मार्केट में एक तरीके के व्यवसाय बनाने वाले या एक तरीके की वस्तु का उत्पादन करने वाले अकेले उत्पादक तो है नहीं भाई, हमारे जैसे बहुत सारे उत्पादक हैं। तो जो व्यक्ति अपनी वस्तु को अच्छी सी अच्छे क्वालिटी का कम से कम मूल्य पर बेचेगा, निश्चित रूप से उसकी वस्तु बाजार में सबसे पहले खरीदी जाएगी। तो यही कंपटीशन का टाइम है। इस कंपटीशन के टाइम में भले ही हमें अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कम करनी पड़े, परंतु हमारा उत्पादन मार्केट में पूरे रूप से बिक जाए। अगला पॉइंट है हमारा मूल्य प्रणालियाँ और नीतियाँ। विभिन्न प्रकार की मूल्य प्रणालियाँ होती हैं, वो तो बहुत डिटेल में डिस्कस करने की हमें आवश्यकता है नहीं, क्योंकि यूजुअली पर आइटम, पर क्विंटल, पर लीटर, इस तरीके के ही जो जिस प्रकार की वस्तु है, जिस प्रकार की वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं, जिस प्रकार की वस्तु की प्रणाली हमारी बाजार में विद्यमान है, यूजुअली वही सब प्रणालियाँ हमारी बाजार में चलेंगी। उसके उपरांत अगली चीज़ है लाभ का प्रबंध। देखिए ये सारे जो हम काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द एंड इन ए बिजनेस, इज बेसिकली फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, बट फॉर द सेक ऑफ द प्रोडक्शन, for the sake of the organization, for the sake of the society. This profitability, this element of profit should be optimum, अर्थात एक अनुकूलतम लाभदायक क्षमता प्रत्येक संस्था को अपनानी चाहिए। ये ना हो कि यदि वो मोनोपोली की स्थिति में हो तो वो अपने मूल्य को बहुत ज़्यादा हायर साइड में ले जाए। ये समाज के प्रति उत्तरदायित्व उसका ठीक तरीके से निभाने का तरीका नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि लाभ तो जरूर कमाए, परंतु समाज को भी दृष्टि में रखकर लाभ कमाए। इसके उपरांत अगली चीज है हमारी कैपिटल मैनेजमेंट। देखिए किस प्रकार की कैपिटल हमें मार्केट में रखनी है। अलग अलग प्रकार के व्यवसाय होते हैं, हम सब जानते हैं। सोल ट्रेड होता है, पार्टनरशिप होती है, कैपिटल होती है। यहाँ जब हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं तो बेसिकली हम एक बड़े स्तर की व्यवसाय की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ए कंपनी, ए लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो हमारी पूंजी की आवश्यकता होती है, उस पूंजी की आवश्यकता के हिसाब से ही हम अपनी पूंजी की पूर्ति भी करते हैं। अर्थात पूंजी की आवश्यकता विभिन्न समय के काल के हिसाब से विभिन्न प्रकार से बांटी जा सकती है। इट कैन बी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, इट कैन बी मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट, इट कैन बी लार्ज टर्म रिक्वायरमेंट, अर्थात अल्पकालीन आवश्यकताएं, मध्यकालीन आवश्यकताएं और दीर्घकालीन आवश्यकताएं। अल्पकालीन, देखिए बड़ा सामान्य का नियम है कि अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति अल्पकालीन साधनों से होगी, मध्यकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति मध्यकालीन साधनों से होगी और दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति दीर्घकालीन आवश्यकताओं से होगी। तो ये हमने विभिन्न प्रकार का जो हमारा क्षेत्र है, इसके अंतर्गत लास्ट हम कह सकते हैं कि हालांकि ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स नेचर का होता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, परंतु मैक्रो इकोनॉमिक्स भी अपने प्रभाव से इसे अछूता नहीं रख पाता, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में समाज में क्या हो रहा है, राष्ट्र में क्या हो रहा है, व्यवसाय में एज ए होल क्या हो रहा है, वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक के अंतर्गत आता है। तो जो चीज़ राष्ट्र में हो रही है, समाज में हो रही है, व्यवसाय में हो रही है, हम सोचे कि हम अपनी फर्म को उससे अछूता रख लें, ये हमारे लिए संभव नहीं है।
अब मैं बहुत शॉर्ट में आपको अंत में डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स एंड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स अर्थात परंपरागत अर्थशास्त्र और व्यावसायिक अर्थशास्त्र या प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या इनमें बहुत शॉर्ट में डिफरेंस होता है वो बताता हूँ। सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि परंपरागत अर्थशास्त्र में हमारा वो माइक्रो इकोनॉमिक का भी होता है, मैक्रो इकोनॉमिक का भी होता है, अर्थात माइक्रो नेचर भी होती है और मैक्रो नेचर भी होती है। परंतु मैनेजरियल इकोनॉमिक के अंतर्गत हम केवल माइक्रो इकोनॉमिक का ही अध्ययन करते हैं। आर्थिक घटनाओं को सैद्धांतिक रूप से जब अध्ययन किया जाता है तो वो हम परंपरागत अर्थशास्त्र में करते हैं, परंतु उसका अध्ययन जब हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में करते हैं तो वो केवल व्यवहारिक रूप से हम उसका अध्ययन करते हैं। परंपरागत अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम फर्म और व्यक्ति दोनों का अध्ययन करते हैं, परंतु परंपरागत अर्थशास्त्र में, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में हम केवल फर्म की समस्याओं का अध्ययन करते हैं। परंपरागत अर्थशास्त्र एक व्यापक विषय है, परंतु प्रबंधकीय अर्थशास्त्र उसके अंतर्गत आने वाला एक विषय है। परंपरागत अर्थशास्त्र में लाभ, ब्याज, मजदूरी इत्यादि जैसे इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कैपिटल एंड वेजेस, इन सभी का अध्ययन किया जाता है, परंतु मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में केवल प्रॉफिट का ही अध्ययन किया जाता है। परंपरागत अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान के साथ साथ वास्तविक विज्ञान भी है, परंतु प्रबंधकीय अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में यदि हम देखें तो केवल आदर्श विज्ञान ही है। तो ये हमने आज आपको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की प्रकृति, इसके बारे में, इसका और वास्तविक विज्ञान का या परंपरागत अध्ययन, और अंत में परंपरागत अर्थशास्त्र और प्रबंधकीय अर्थशास्त्र, इन दोनों के बीच में बहुत शॉर्ट में इसका अंतर समझाने का प्रयास किया। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। धन्यवाद।